हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 10 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से सेट नंबर 9 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से 9 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगा लीजिएगा। सभी का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है इस प्रकार से कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। थोड़ा सा परिसीमन आयोग के बारे में जान लीजिए। देखिए, संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और भारत में अब तक 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न में पूछा गया पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार इसका गठन 1952 में किया गया था, दूसरी बार 1962 में किया गया था, तीसरी बार 1973 में किया गया था और चौथी बार सन 2002 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जो है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो है आपको याद होगा कि यह प्रस्ताव क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा क्रिप्स मिशन दिया गया है 1942 क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करिएगा। बहुत लोग यहाँ पर बोलेंगे राजस्थान होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है ना। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। और देखिए फ्रेंड्स, इसका विपालन करने वाला पहला राज्य जो था ये मध्य प्रदेश था। पंचायती राज लागू करने वाला, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू हुआ था राजस्थान में, लेकिन ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो है इसका भी पालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। इस अधिनियम को लागू होने के तुरंत बाद जो है वहाँ विधानमंडल द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव आयोजित भी किए गए थे। देखिए, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो भारतीय संविधान का भाग 9 क के, ध्यान दीजिएगा, भाग 9 क के अनुच्छेद 243 घ, अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित का अधिकार उस राज्य के राज्यपाल को होगा।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है के.एम. नाम्बियार का है, ठीक है ना। इन्होंने संविधान में जो उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपातकाल अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यह जो है 7वां संविधान संशोधन है जो कि 1956 में हुआ था, 7वां, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और इसी में प्रावधान किया गया कि राज्य एक जो है राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन उच्च न्यायालय की स्थापना की भी व्यवस्था इसी संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? बताइएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखिए इसका गठन जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका गठन जो है यह किया गया था संथानम समिति के जो अनुशंसा है उसी के आधार पर। कब? 1964 में। देखिए 1964 में संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। देखिए संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे जो है सांविधिक निकाय जो है सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और यह किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है? तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और पहली बार इसका गठन जो है 1990 में हुआ था, ठीक है ना। अनुच्छेद 263 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास इसका गठन का अधिकार है। तो यहाँ पर 263 दिया गया, पहली बार 1990 में हुआ था, ठीक है। शिल्प वेद जो है निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद जो है किस वेद का उपवेद है? अब देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पुराना ऋग्वेद है, और यहाँ पर देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद होगा ये आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद का धनुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है। उसके बाद सामवेद का गंधर्व वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। तो शिल्प वेद अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वंश है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक का नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव सही है, परमार वंश का उपेंद्र राज सही है, सोलंकी वंश का पृथ्वीराज नहीं होगा, सोलंकी वंश का जो संस्थापक था ये मूलराज था। कौन था? मूलराज था, ध्यान रखिएगा। तो यही वाला जो है सुमेलित नहीं है, गढ़वाल वंश चंद्रदेव, ये भी सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज था, और इसने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ा को बनाया था। किसको बनवाया था? अनहिलवाड़ा को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अनहिलवाड़ा को बनाया था, अनहिलवाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया था? पहले इसका नाम शेर खां था, ठीक है। शेर शाह की उपाधि इसने धारण किया था किस युद्ध में? तो यह चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध हुआ था कब? तो 1539 में हुआ था, ठीक है, 1539 में। ये बिहार में पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और चौसा के युद्ध में विजयी होने के उपरांत शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया था, ठीक है। जितना भी युद्ध देख रहे हैं ये सब शेर शाह के द्वारा लड़ा गया है, क्रम से भी पूछा जाता है, ठीक है। हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध है इसमें से देखिए देवरा का युद्ध, ये कब हुआ था? 1532 में, हुमायूं के द्वारा, ये सभी हुमायूं मतलब इसमें लड़ा था। बेलग्राम का युद्ध ये आपका हुआ था 1540 में, ये आपका 1539 में, और ये आपका 1555 में, ठीक है।
चलिए, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित करके दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? उत्तराधिकार का युद्ध जो था, ये शाहजहां के जो पुत्र थे दारा सिकोह और औरंगजेब, इनके मध्य काफ़ी जो है ये युद्ध देखने को मिले थे। सबसे पहले आप धर्मट का युद्ध याद रखिएगा, धर्मट का युद्ध, यहाँ मैं लिखता हूँ धर्मट का युद्ध। ये कब हुआ था? तो 1658 में। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध भी 1658 में हुआ था। और फिर हुआ था कौन? देवराई की घाटी में युद्ध। देवराई की घाटी में एक युद्ध हुआ था, यहाँ देवराई बना लीजिए, देवराई की घाटी में युद्ध हुआ था, देवराई का युद्ध। यह अंतिम युद्ध था, अंतिम रूप से निर्णायक युद्ध था, और इसमें दारा सिकोह पराजित हो गया था और औरंगजेब ने उस पर इस्लाम धर्म की अवहेलना का आरोप लगा करके मृत्युदंड दिया था। दारा सिकोह जो था शाहजहां के पुत्रों में सबसे योग्य था, और दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी ये बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण जो है गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय किया था, और इस आक्रमण में गियासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार में जो कर्नाट वंश के शासक थे हरि सिंह, इनको पराजित किया था। तो यहाँ पर बिहार शरीफ राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था कब? तो 1918 में हुआ था, ठीक है ना। और इसी के बाद जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी यानी कि चंपारण कृषि समिति 1918 में बनाई भी गई थी, जिसके सदस्य महात्मा गांधी जी भी थे। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही तिनकटिया प्रथा जो थी, तिनकटिया पद्धति जो थी, उसको समाप्त किया गया, और बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी भी हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए 1918 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। एक तरफ देखिए विद्रोह का केंद्र है और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, और नीचे से आपको आंसर चुन करके बताना। अब यहाँ पर देखिएगा लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। कानपुर से नाना साहब ने किया था, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। तो 1, 3, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप ए में देख रहे हैं, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून से कब तक? 14 जुलाई 1945 तक। यहाँ मैं लिख देता हूँ 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक, ठीक है ना। और इसमें भाग किसने लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था, सरदार पटेल जी ने लिया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लिया था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी लिया था। और इसमें जो है आपका प्रतिनिधि मंडल का, कांग्रेस से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो थी, इसमें से आपका आत्मीय सभा थी। 1814-15 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। कब? तो 1828 में। कोलकाता यूनिटेरियन एसोसिएशन कमेटी की स्थापना 1821 में किया था। राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक सदस्यों में से थे, ठीक है ना। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन ए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो यह कौन सा गवर्नर जनरल था? तो यह गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड ऑकलैंड था। ऑकलैंड का कार्यकाल 1842 तक था, आपको याद भी होगा, और इसी ने इसका नाम बदल करके जीटी रोड किया और इसका पुनर्निर्माण भी किया था। और इसी के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? ये जो कमेटी थी इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो अली इमाम थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें एनी बेसेंट नहीं थी, याद रखिएगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया था,
ठीक है ना। और देखिए इसने रिपोर्ट जो है ना यह 1930 में अपने रिपोर्ट इसने प्रस्तुत किया था। 1930 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य दोनों याद रखिएगा। बर्ड सेंचुरी पूछेगा तो गोवा में है और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे और सलीम अली साहब को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर यानी कि ग्रीनविच रेखा, यह 0 डिग्री देशांतर है और आपको पता है यह इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, उसके बाद माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना यहाँ से होकर के गुजरती है। यहाँ पर आप देखेंगे नाइजर से होकर के यह नहीं गुजरती है, ठीक है ना। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन यूरोप में हो गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैगो या टोगो कहिए, टोगो और घाना से होकर के गुजरती है। यहाँ से होकर के यह नहीं गुजरती है नाइजर से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे पैंजिया कहते हैं और यह एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था, पैंजिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और पैंजिया शब्द 1928 में अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पर चर्चा के दौरान प्रकाश में आया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। पर्वतों का सागर जो है यह किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स प्रशांत महासागर की पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है। माउंट रेनर जो है यूएसए में है, माउंट एटना जो है इटली में है, माउंट पेरिकुटिन जो है ना यह फिलीपींस में नहीं है, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है। कहाँ पर है ये, मैक्सिको में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। माउंट एपो फिलीपींस में है, तो ये भी सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में है, न कि फिलीपींस में। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश नहीं है। स्थल रुद्ध देश लैंडलॉक्ड कंट्री, तो इसमें से देख सकते हैं आप ईरान नहीं होगा, ईरान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ईरान जो है नहीं है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मिलान करना है, एक तरफ देश है उसकी तरफ राजधानी दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा है और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ठीक है ना। तो देखिए 2, 3, 1, 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जो वाटरफॉल्स है, जलप्रपात है, किन 2 झीलों के बीच स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में है और यह जो है यह जलप्रपात ओंटारियो झील और ईरी झील, ओंटारियो झील और ईरी झील इसी के बीच में स्थित है, ठीक है। और यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है। तो कौन सा इसमें से अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति जो है इसका कारण हो सकता है, तो यह बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा की जाती है तो इसका तात्पर्य क्या है, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन की क्षमता को कम करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस जो ये आपका प्रक्रिया है इसके द्वारा आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति क्या है, तो यह राजकोषीय नीति का पूरक होती है, मौद्रिक नीति, ठीक है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का पूरक होती है। 32 नंबर देखिए कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो ट्राइसम है बिल्कुल, CRY नहीं है, IRDP भी है और GRY भी है, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना यहाँ पर आप देख सकते हैं GRY, ठीक है। यह है आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और यह है आपका ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसम। CRY नहीं होगा, CRI का मतलब चाइल्ड राइट्स एंड यू,
यह जो है ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है बल्कि बाल अधिकार से संबंधित एक एनजीओ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है भारत की विदेश व्यापार से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, याद रखिएगा। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत जो है औपचारिक रूप से 2005 के जो वित्तीय बजट था उसी में किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका 2005-6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई है। गीता कार्मिक बीमा योजना, तो यह तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ताड़ी निकालने वाले, जो ताड़ी होता है, ताड़ी निकालने वाले जो श्रमिक हैं उनको 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। आसरा पेंशन योजना, एक आसरा पेंशन योजना, ये भी तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया है। बुनकर बीमा योजना, ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। प्रथम स्थान पर इसमें सिंगापुर है, ठीक है, और अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया है। अब ये रही विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, और एक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि आर्थिक आजादी सूचकांक। आर्थिक आजादी सूचकांक 2023, ठीक है ना। ये आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, ये आर्थिक आजादी सूचकांक। आर्थिक आजादी सूचकांक में भारत का स्थान जो है 87वां है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, 87। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान की बात की जा रही है तो हंसराज गंगाराम अहिर हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन 1993 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 अक्टूबर दिया गया है। हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरपाया है? तो यह तूफान जो है कौन सा है? यह तूफान मोचा है। मोचा का जो नामकरण है ये यमन ने किया है। किसने किया है? यमन ने किया। और बिपरजॉय का बांग्लादेश ने किया है। दोनों ध्यान रखिएगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोचा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? वृक्षावरण का प्रतिशत जो है ये 2.91% है। वृक्षावरण 2.91% है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित SM कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए पद्म विभूषण पूछा गया, 6 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को, यानी कि टोटल 106 लोगों को दिया गया था। और MS कृष्णा जो है इनका संबंध किससे है? तो ये लोक कार्य हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना, इनका लोक कार्य से है और ये कर्नाटक राज्य से है, तो यहाँ पर लोक कार्य दिया गया है। चलिए, दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? दीप ग्रेस इक्का का संबंध किस खेल से है? 2023 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था और इनका संबंध हॉकी से है, ध्यान रखिएगा, हॉकी से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुशीला देवी पूछा जाता है। सुशीला देवी, तो सुशीला देवी जूडो से संबंधित हैं, ठीक है ना। चलिए, अंशु मलिक कुश्ती से संबंधित है। अंशु मलिक कुश्ती से कौन? तो अंशु मलिक, ठीक है ना, अंशु मलिक, याद रखिएगा। द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में से कौन है? तो 95वां जो ऑस्कर अवार्ड था 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का खिताब द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है और इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कार्तिकी गोंसावेल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्तिकी गोंजावेल्स राइट आंसर दिया गया है। SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 अपना प्यारा भारत में किया गया था। इससे पहले वाला उज्बेकिस्तान में किया गया था और अगला जो होगा यानी कि 23वां संस्करण भारत में हुआ था और 24वां अगला जो होगा वो आपका 2024 में कजाकिस्तान में होगा। चलिए, तो यहाँ पर भारत राइट आंसर होगा। किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है?
प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया है स्टेट बैंक ने। ग्राहकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है एसबीआई के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? तो बजट 2023 में जो घोषणा हुआ था उसके अनुसार ऑटो विनिर्माण क्षेत्र में भारत का स्थान तीसरा है। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है ना, तीसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान पाकिस्तान गैस लाइन को शांति पाइपलाइन या आईपी गैस लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, शांति पाइपलाइन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए, पेगासस जो स्पाईवेयर था वो किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स यह आपका इजराइल राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी चर्चा में रहा था, आपको भी याद है, इजराइल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट का उदाहरण जो है ट्रू फ्रूट का उदाहरण नहीं है? अगर हम सत्य फल की बात करते हैं तो सत्य फल में आपका अंजीर, सेब, अनानास ये सब आता है। असत्य फल, ठीक है ना, असत्य फल में आपका मैंने बताया कौन, तो आपका सेब हो जाएगा। तो सत्य फल नहीं है, तो इसमें से आपका सेब नहीं है, सेब असत्य फल है। और असत्य फल में आपका अंजीर, सेब, अनानास ये सब आता है। और सत्य फल ट्रू वे आपका अंगूर, खजूर, उसके बाद और कौन से आएगा, उसके बाद आपका मैंगो, ठीक है ना, मैंगो, कीवी, ऑरेंज ये सब आएगा आपका ट्रू फ्रूट में। चलिए, जैसे जैसे हम पीरियड में आवर्त में आगे बढ़ते हैं तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होती है? तो देखिए, आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इतना तो पता है, इसीलिए इनकी संयोजकता भी बढ़ती है। फिर क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होता है तो तत्वों की इलेक्ट्रॉन स्वीकार करना आसान हो जाता है और फलतः संयोजकता क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि प्रारंभ में बढ़ेगी और फिर बाद में क्या होनी, घटते लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन 12 जो है इसमें परमाणु होता है, तो कार्बन 12 में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न के डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? अब डंक वाले का स्थान का मतलब जो मधुमक्खी का डंक है जिसमें मेथनोइक एसिड होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, दर्द के कारण जो जगह होती है ना वहाँ पर बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से आराम मिलता है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा दिया गया है जो कि खाने वाला सोडा बोला जाता है, ठीक है। किसी भी उदासीन यानी कि न्यूट्रल विलेन का पीएच मान कितना होता है? देखिए, 7 से अधिक जिसका पीएच मान होगा, 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय और 7 जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। खाने वाला जो नमक है उदासीन होता है, शुद्ध पानी जो है वो उदासीन होता है, प्योर वाटर। सूर्य की ओर सूर्यमुखी गति का कारण क्या है? सूर्यमुखी जो होता है उसकी गति, सूर्यमुखी आपने देखा होगा, जिधर सूर्य रहता है उधर तरफ सूर्यमुखी का फूल मुंह करके रहता है, तो इसका कारण फोटोट्रोपिज्म है। यहाँ पर देखिए फोटोट्रोपिज्म दिया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कि प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की दिशा में पौधे की वृद्धि है यह, ठीक है। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है आपको पता है ना, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन कौन है? पौधे का वृद्धि रोधी यानी कि वृद्धि रोकता है, तो ये एब्सेसिक एसिड है। एब्सेसिक अम्ल वृद्धि हार्मोन को रोकता है, मतलब पौधे की वृद्धि को रोकता है, तो वृद्धि रोधी हो जाएगा एब्सेसिक एसिड। और पौधे का वृद्धि कौन करता है? तो ऑक्सिन करता है, ठीक है, यह वृद्धि हार्मोन है और तना और जड़ की कोशिका में वृद्धि करता है। फ्लोरोजिन्स फूलों को खिलाने में सहायक होता है और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में पादपों के सहायक होता है। हाइपरमेट्रोपिया, अब हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया दूर यानी कि दीर्घ दूर, ठीक है ना, और मायोपिया निकट। तो हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, और मायोपिया में अवतल लेंस का। चलिए, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है। तो आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और ये आपका ऋणात्मक होगा, क्या होगा, उल्टा है तो होगा आपका उल्टे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए, और अगर हम बात करते हैं कि दर्पण का आवर्धन, इसमें से सुन लीजिए, यह उल्टा प्रतिबिंब अगर बनेगा
तो यहाँ पर जो होगा आपका साइन कन्वेंशन जो होगा उसका अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगी और जबकि वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी, इसलिए ऋणात्मक होगा। चलिए, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन परमाणु में मुक्त अवस्था में रहता है और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित प्रवाह एक धारा का निर्माण करता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट को 61 नंबर है कि जो शोल्डर है टांग का, यह किस अवयव का मिश्रण है। तो यह होता है आपका पीबी और एसएन का, पीबी प्लस एसएन यानी कि सीसा, लेड और टीन का। तो सीसा यानी कि लेड और टीन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अग्र मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं, मस्तिष्क का आगे वाला भाग जो है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन जिसको कहते हैं, उसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं, ठीक है। मेडुला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं, यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है और मेडुला भोजन निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन दर, खांसने, छींकने, इन सब का नियमन केंद्र होता है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता तब लीवर होता, यहाँ पर अंतःस्रावी पूछ दिया इसलिए थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। थायराइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन इससे निकलता है, ठीक है ना। चलिए, शहद का प्रमुख घटक क्या है इसमें से। शहद का जो प्रमुख घटक है वो आपका फ्रुक्टोज होगा। फ्रुक्टोज नामक शर्करा जो होता है यह शहद का प्रमुख घटक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मांसपेशियों का निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अति आवश्यक कौन सा है इसमें से। तो निश्चित रूप से प्रोटीन ही होता है ना, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज के कारण होता है, काटने से, ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम परजीवी है, उसी के कारण फैलता है और इसका वाहक मादा एनोफिलीज होता है। और इसमें होता क्या है, तो आपका स्प्लीन जो होता है ना, स्प्लीन जिसको कि प्लीहा बोलते हैं, वो प्रभावित होता है। मिलान करना है यहाँ पर देखिएगा, तारा मछली जो हो जाएगा, तारा मछली, तो ये आपका हो जाएगा संघ इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है पायला, यह आपका हो जाएगा संघ मोलास्का, नेरिस संघ एनलिडा और प्लेनेरिया संघ प्लेटीहेलमिन्थीज, ठीक है ना। बिल्कुल ये क्रम से दिया गया, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। मोलास्का में तो आपको पता ही है, मोलास्का में और भी आते हैं, सीप, घोंगा, ये सब मोलास्का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम से आंसर इसका दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है। तो स्वस्थ मनुष्य की बात करते हैं तो 7 से 8% होता है, ठीक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है लगभग, याद रखिएगा, यहाँ पर 7% आंसर होगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, जो लीव्स है उनका मुख्य कार्य जो है क्या है। तो इसमें से अगर हम देखें तो सबसे मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण ही है, सबसे मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है ना। और आपको पता है कि पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण, पत्ती में एक वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पत्ती वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पौधे को ठंडा करने में मदद करती है। गैसों के आदान प्रदान पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है, किंतु पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर पूछा जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण ही होगा, ठीक है। वैसे तो इसमें से आपका गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन, कूलिंग होगा, लेकिन मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। किसका, कंपास का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो यह एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होने पर अपनी दिशा उत्तर दक्षिण से चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयां होती हैं। तो यह तंतु कौन सा है, रेशम है, रेशम हो जाएगा। रेशम कीट के रेशम में एक एकल कोर प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रोइन कहा जाता है, ठीक है ना। और नायलॉन और रेयॉन जो है सिंथेटिक फाइबर हैं, तो इसमें होगा नहीं, तो रेशम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है। मौसम का उपयोग जो है यह किस थर्मामीटर का, तो अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर इसको कहा जाता है, ठीक है ना, अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता जो है यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ध्वनि के आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। एक कमजोर ध्वनि का आयाम छोटा होता है और तेज ध्वनि का आयाम बड़ा होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। तो कोशिका के अंदर जेली जैसा जो पदार्थ है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है,
ठीक है ना, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है, साइटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, बिल्कुल सही है। और अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती, ये भी सही दिया गया। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन 75 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बाकी 76 से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।